गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पॉलिटिकल साइंस के भाग 2 के प्रथम पाठ, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पाठ का नाम क्या है बेटाओ? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। टॉपिक है नए राष्ट्र की क्या क्या चुनौती थी। भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के साथ ही भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जहां एक और स्वतंत्रता के साथ भारत का विभाजन हुआ। क्या हुआ? भारत का विभाजन। वहीं दूसरी ओर हिंसा और विस्थापन की त्रासदी की मार भी झेलनी पड़ी। तो कौन कौन सी? एक तो भारत का विभाजन हो गया, एक हिंसा और विस्थापन की त्रासदी। स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी। कितनी चुनौती? 3। उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 3 चुनौती। पहली है विविधता में एकता की स्थापना। विविधता में एकता की स्थापना। दूसरी चुनौती है बेटाओ लोकतंत्र को कायम करना या लोकतंत्र को कायम रखना। और तीसरी है संपूर्ण वर्गों का समान विकास। सभी वर्गों का समान विकास। ये 3 चुनौती हैं, इन पर अपन चर्चा करेंगे। नंबर 1, विविधता में एकता की स्थापना। भारत अपने आकार विविधता में किसी भी महादेश से कम नहीं था। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, यानी भाषा अलग अलग बोलते थे। उनकी संस्कृति अलग थी, संस्कृति भी अलग थी, और वे विभिन्न धर्मों को मानने वाले थे, और धर्म भी बहुत सारे थे, यानी विभिन्न धर्मों के थे। इन सभी में एकता स्थापित करना तत्कालीन समय की महान चुनौती थी। भारत अपने आकार विविधता में किसी भी महादेश से कम नहीं था। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, उनकी संस्कृति अलग थी, वे विभिन्न धर्मों को मानने वाले थे। इन सभी में स्थापित एकता करना तत्कालीन समय की महान चुनौती थी। दूसरी चुनौती है बेटाओ लोकतंत्र को कायम रखना। लोकतंत्र को कायम रखना। लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के साथ ही संविधान के अनुकूल लोकतांत्रिक व्यवहार एवं बर्ताव की व्यवस्था करना तत्कालीन समय की आवश्यकता थी। तो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखना। लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के साथ ही संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव की व्यवस्था करना तत्कालीन समय की आवश्यकता थी। तीसरी चुनौती बेटाओ सभी वर्गों का समान विकास। सभी वर्गों का समान विकास। तीसरी चुनौती संपूर्ण समाज का भला व विकास करने की थी। इस संदर्भ में संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया कि सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा दी जाए। धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा दी जाए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास। 14-15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत 2 राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुआ। 14-15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत 2 राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुआ। विभाजन में मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र सिद्धांत की नीति की भी भूमिका रही थी। किसकी रही बताओ? मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र सिद्धांत की नीति की। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है। हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग की और अंततः भारत का विभाजन हो गया। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए
पाकिस्तान की मांग की और अंततः भारत का विभाजन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ विभाजन की प्रक्रिया। विभाजन की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया गया। किसको बनाया गया? धार्मिक बहुसंख्या को। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे, जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे, वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे, वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्सा भारत कहलाएगा, और शेष हिस्सा भारत कहलाएगा। विभाजन की इस प्रक्रिया में अनेक समस्याएं थी। ब्रिटिश इंडिया में ऐसे इलाके थे, ब्रिटिश इंडिया में ऐसे 2 इलाके थे। कितने? 2, जहां मुसलमान बहुसंख्या में थे, जहां मुसलमान बहुसंख्या में थे। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूरब में था। एक इलाका पश्चिम दिशा में तो दूसरा पूरब में था। इस आधार पर पाकिस्तान 2 इलाकों में विभाजित हो गया। इस आधार पर पाकिस्तान 2 इलाकों में विभाजित होगा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। दूसरे, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। दूसरा, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता अब्दुल गफ्फार खां द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। उनकी आवाज़ को अनदेखा करके पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। इनकी आवाज़ को अनदेखा करके पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। तीसरे, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। फलतः दोनों प्रांतों का बंटवारा किया गया, यानी पंजाब और बंगाल दोनों प्रांतों का बंटवारा किया गया। यह बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। यह बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। चौथे, सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जैसे यह निश्चित हुआ कि देश का बंटवारा होने वाला है, देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ विभाजन जनित समस्याएं। विभाजन जनित समस्याएं कौन कौन सी हैं उन पर चर्चा करेंगे। सन 1947 में भारत विभाजन से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें प्रमुख थी नंबर 1, सांप्रदायिक दंगे। पहली कौन सी थी? सांप्रदायिक दंगे। विभाजन के कारण दोनों संप्रदायों के मध्य अचानक सांप्रदायिक दंगे हुए। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता। लाहौर पाकिस्तान में है, अमृतसर पंजाब में है और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे। दूसरी समस्या थी शरणार्थियों की समस्या। इसकी शरणार्थियों की समस्या। बंटवारे के कारण शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हुई। लाखों लोग घर से बेघर हो गए। लाखों लोग घर से बेघर हो गए। लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आए। लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आए, जिनके पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ा। किसकी? पुनर्वास की समस्या का।
तीसरा था परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर। तीसरी समस्या थी परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों के मध्य अनेक मतभेद उत्पन्न हुए। चौथी थी सीमा निर्धारण को लेकर। विभाजन के साथ ही दोनों देशों के मध्य सीमा निर्धारण को लेकर अनेक विवाद उत्पन्न हुआ। तो चौथी समस्या थी सीमा निर्धारण को लेकर। पांचवी, एक समस्या यह उत्पन्न हुई कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ क्या बर्ताव करे। भारत अपने मुसलमान नागरिकों दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ क्या बर्ताव करे। भारतीय नेताओं ने धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श को अपनाकर इसका निराकरण किया। क्या निराकरण किया? धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श को अपनाकर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ रजवाड़ों के विलय की समस्या। रजवाड़ों के विलय की समस्या क्या थी उस पर अपन चर्चा करेंगे। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप विरासत के रूप में जो दूसरी बड़ी समस्या थी वह थी देसी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय करना। कौन सी थी? देसी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय करना। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा देसी राज। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा देसी राज। ब्रिटिश भारत का शासन तत्कालीन भारत सरकार के अधीन था। ब्रिटिश भारत का किसके अधीन था? भारत सरकार के अधीन। जबकि देसी राज्यों का शासन देसी राजाओं के हाथ में था। देसी राज्यों का शासन देसी राजाओं के हाथ में था। रजवाड़े अथवा रियासतों की संख्या 565 थी। रजवाड़े या रियासतों की संख्या 565 थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मार्ग में देसी रियासतें सदैव बाधा बनी रही। स्वतंत्रता के पश्चात भी ये रियासतें एकीकरण के मार्ग में सिरदर्द बनी रही। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ विलय संबंधी अंग्रेजी प्रशासन की घोषणा। विलय संबंधी अंग्रेजी प्रशासन की क्या घोषणा थी? आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी प्रशासन ने घोषणा की कि रजवाड़े ब्रिटिश राज की समाप्ति के पश्चात अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं। भारत में सम्मिलित हो जाएं या पाकिस्तान में, तथा यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया। फैसला लेने का अधिकार किसे दिया गया बेटाओ? राजाओं को। ये अपने आप में एक गंभीर समस्या थी। इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। विलय के संबंध में सरकार का नजरिया यद्यपि देसी रियासतों की भारत में विलय की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या थी, परंतु सरदार पटेल ने इस समस्या को बड़े ही सुनियोजित ढंग से सुलझाया। देसी रियासतों की जो समस्या थी उसको सुलझाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। देसी रजवाड़ों के विलय के संबंध में 3 बातें अधिक महत्वपूर्ण थी। कितनी बातें? 3 बातें। नंबर 1, अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। पहली थी अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते। नंबर 2, भारत सरकार का रुख लचीला था, वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। नंबर 2, भारत सरकार का रुख लचीला था, वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसा जम्मू कश्मीर में हुआ। एग्जाम्पल दे सकते हैं जम्मू कश्मीर। नंबर 3, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। किसके सवाल पर? सीमांकन यानी सीमा का अंकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता, एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम उठा था। देश की
क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम उठा था। शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा लगभग सभी रजवाड़ों जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गई थी। 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गई। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रियासतों का विलय अन्य की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। जूनागढ़ जो गुजरात में है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, कश्मीर जो जम्मू कश्मीर में और मणिपुर की रियासतों का विलय अन्य की तुलना में थोड़ा कठिन हुआ। सितंबर 1948 में हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद के निजाम ने कब आत्मसमर्पण किया? सितंबर 1948 में, और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया था। मणिपुर के महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह ने, मणिपुर के राजा कौन थे? महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। बौद्ध चंद्र सिंह ने, जो मणिपुर के राजा थे, उन्होंने रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जून 1948 में चुनावों के फलस्वरूप वहाँ संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया था। मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम कब हुआ था? जून 1948 में। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, राज्यों के पुनर्गठन की समीक्षा। राज्यों के पुनर्गठन की समीक्षा। बंटवारे, देसी रियासतों के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं में राज्यों के पुनर्गठन की समीक्षा भी महत्वपूर्ण थी। राष्ट्र के समक्ष प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी। राष्ट्र के समक्ष प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई सांस्कृतिक बहुलता की झलक भी मिले। देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक भी मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। साथ ही राष्ट्र की एकता भी खंडित न हो। राज्यों का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। इस आयोग के कार्य थे राज्यों के सीमांकन के मामले में गौर करना। राज्यों के सीमांकन के मामले में गौर करना। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। पूछ लिया जाता है बेटाओ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? 1956 में। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। पूछ लिया जाता है बेटा, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस अधिनियम में राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा को बनाया था। राज्यों के पुनर्गठन का आधार किसको बनाया गया? भाषा को। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण। सन 1960 में बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 राज्यों में पुनर्गठित किया गया। मुंबई राज्य को 1960 में 2 भागों में विभाजित किया, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। सन 1960 में बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 राज्यों में पुनर्गठित किया गया। 1963 में नागालैंड राज्य बना। नागालैंड राज्य कब बना? 1963 में। 1966 में पंजाब राज्य से अलग करके 2 नए राज्य हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाए गए। 1966 में पंजाब राज्य से अलग करके 2 राज्य बनाए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कब? 1966 में। 1972 में असम से अलग करके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य अस्तित्व में आए। 1972 में असम से अलग होकर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बने। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आए। 1987 में
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सन 2000 में 3 नए राज्य बने। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड अस्तित्व में आए। 2000 में 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और 2014 में नया राज्य बना तेलंगाना। 2014 में तेलंगाना राज्य बना। तो बेटाओ, इस प्रकार नए राज्यों का निर्माण हुआ।